बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जहाँ पर हम ये बहुत ही बेसिकली डिफिनेशंस और इससे बहुत सारे चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, जहाँ से आपको पूरी आइडिया लगेंगी। देखो बेसिकली तौर पर हम अभी तक जो पढ़ के आते हैं रियल नंबर के अंतर्गत, जहाँ पर हमारे पास दो तरीके की एक्सिस होती है ना। इन एक्सिस में अगर हम इस टाइप की कहें जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और बेसिकली तौर पर ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इन दिस सिचुएशंस जब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो हम कोई भी पॉइंट को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि जैसे यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस एक्स होती है और यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस वाई होती है तो हम बेसिकली ये पॉइंट जो है उसको हम एक्स कोमा वाई से डिनोट करते हुए चलते हैं। अभी तक रियल नंबर में हम इतनी बातें समझ के चल रहे होते हैं। जैसे अगर आपको 2, -3 इंडिकेट करना है तो 2 हम इधर नापते हैं, -3 इधर। तो सपोज कर लो कि ये आपके पास पॉइंट है 2, -3, ठीक है। तो इन दिस केस हम ये रियल नंबर में बहुत बेसिक सी आइडिया लेके चलते हैं। अब इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड करते हैं, यानी एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक नंबर का यूज करते हैं जिसका हम लोग को बात करनी होती है, वो है इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है जी, तो बहुत ही बेसिक सी आइडिया ये है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x² + 1 = 0 है तो हम यहाँ पर x² -1 लिखते हैं। और क्योंकि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर करके वो माइनस आ नहीं सकती है, तो फिर हम यहाँ पर एक नया लॉजिक लगाते हैं कि भैया x इधर का स्क्वायर हटा करके इधर रूट लगाते हैं, तो इससे बनती है √-1। और इस वाले नंबर को हम एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं आयोटा, और इसी आयोटा को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, हम ये जो ग्राफ है अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अपडेट करते हैं और इस वाले रियल नंबर जहाँ पर यहाँ पर फेल हो रही थी उसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन में सीखने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, बेसिकली तौर पर ये जो वाई एक्सिस था अब हम इसे एक इमेजिनरी एक्सिस मानेंगे और ये जो है वो हम एक रियल एक्सिस मानते हुए चलेंगे। यानी अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये एक हमारा रियल एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस जो होगा उसको हम लोग यहाँ बेसिकली तौर पर इमेजिनरी एक्सिस मानेंगे। अब इससे एक बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होने वाली है कि इस तरीके का जो नंबर चलेंगे वो तो 0, 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर -1, -2, -3 और माइनस का 4 इस तरीके की चलेंगे। लेकिन इधर का में अगर हम बात करेंगे तो आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। इधर की बात करेंगे तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा। तो अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 2, -3 को, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में 2 - 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई कहता है कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है वो है हमारे पास -2, क्या आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो, तो हम कह सकते हैं -2 + 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब -2 पहले इधर मूव किया और 2 यानी कि ऊपर की तरफ वो 2 मूव करके चल रहा है, यानी 2 स्टेप ऊपर मूव किया। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 पॉइंट्स राइट मूव किया एंड 3 पॉइंट्स डाउन मूव किया। इससे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिफाइन कर पाते हैं। और इसी वजह से क्योंकि हम 2, -3 को 2 - 3 आयोटा, -2 और 2 को -2 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो z = a + आयोटा b टाइप का होता है, या आप नॉर्मली इसे x + आयोटा y टाइप का कहते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली तौर पर जो हमारा x है वो हमने क्या कहाँ से लिया है, रियल एक्सिस से लिया है। तो हम ये x वाले जो होती हैं उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो y वाली होती है क्योंकि हम इसे y एक्सिस से उठा करके लाए हैं यानी इमेजिनरी एक्सिस से, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होती है। इसी बात से आप पूरी बात को समझ करके चल सकते हैं। यानी अभी तक हमने सीखा कि
हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी टाइप या x प्लस आयोटा वाई टाइप के लिख सकते हैं, जहाँ x हमारा रियल पार्ट होता है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी शॉर्टली एक बात कहें तो जिसमें आयोटा लगल रहेगा उसके साइड आने वाली हर एक चीज़ें इमेजिनरी पार्ट है, और जिसमें आयोटा नहीं लगा है वो हमारा रियल पार्ट है। और इसी के साथ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंसेप्ट हो जाती है ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा इसे और आगे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें समझने के लिए और देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि हम उसे z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस केस z के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे 2xy प्लस का आयोटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ऐसे भी हमारे पास चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमने एक बात यहाँ पर आपके सामने पहले भी कहा और अभी भी कहेंगे कि ये जो है वो आपके पास एक रियल पार्ट है। ठीक है जी, और इधर का जो आपने देखा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इतनी बातें हैं जिसको हमने समझ लिया। ठीक है, यानी जिसमें आयोटा टाइप लगा हुआ है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं लगा है दैट मीन्स वो हमारा रियल पार्ट है। अब ऐसे में अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखना है तो हम इसे रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे, और दिस मीन्स हम यहाँ पर 2xy लिख सकते हैं। अगर हमें इमेजिनरी पार्ट लिखनी है तो हम इमेजिनरी ऑफ z लिखेंगे, और इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। दैट सिंपल सा लॉजिक है जिसे आपको समझ के चलनी है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर REZ लिखा है, इसका मतलब हम उसे समझ के चलेंगे कि वो रियल पार्ट को इंडिकेट कर रही है, और IMZ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट करते हुए चल रही है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो जब इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर को और अपडेट करते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग अब दूसरे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आइए हम इस पर समझते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है जस्ट उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेजिनरी पार्ट का साइन का चेंज करना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उसी के जैसा बिहेव करेगा लेकिन जस्ट उसके अपोजिट होंगे, यानी इमेजिनरी के जैसा काम करेगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, और इसके लिए भी हम 2 एक्सिस का यूज करते हुए चलेंगे। और अब हमने क्योंकि एक्सिस के बारे में हमने पूरी आइडिया अब लगा ही लिया है, तो आइए अब हम उस पर ही बात कर लेते हैं। भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चर्चा हो रही है, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कहना चालू करेंगे कि ये जो हमारे पास है वो हमारे पास रियल एक्सिस हो गई, और ये जो हमारे पास हो गई वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इतनी आइडिया लेके चलनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 0 है, ये 1 हो सकती है, 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें मिलेंगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यहाँ पर करेंगे तो ये आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा इस टाइप की, यहाँ पर माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर माइनस 3 आयोटा टाइप का हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट है वो है 2, जैसे अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मान लें z इजिकल्स टू 2 प्लस का 3 आयोटा, तो आप इसे उस प्लेन पे कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हमारे पास पहले 2 है तो हम पहले यहाँ पर राइट 2 मूव करेंगे, और इमेजिनरी में 3 आयोटा है, इसका मतलब है कि ये हमारा पॉइंट निकल करके आएंगे, यानी कि ये हमारे पास 2 प्लस का 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट कर रही है। पॉइंट में अगर आप इसी चीज़ को दिखाना चाहेंगे तो 2,3 लिखेंगे, इससे भी हमें आइडिया मिलेंगे कि वो एक्चुअली में क्या है कि 2 प्लस का 3 आयोटा लिखा हुआ है, जिसको हमने 2,3 मार्क किया है। ठीक है, इतनी बात। अब होगा क्या कि जस्ट इसी के इमेजिनरी, यानी इस एक्सिस के अगर इमेजिनरी हम यहाँ पर कोई पॉइंट देख रहे हैं,
तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को देख सकते हैं, वो है 2 माइनस का 3, यानी कि 2 माइनस का 3 आयोटा, या आप कह लो 2 माइनस का 3। तो ये जो पॉइंट है वो हो क्या रहा है कि जस्ट हम इस पॉइंट को अगर हम मिला करके देखें, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम मिला करके देखें तो ये हो क्या रही है कि यही पॉइंट का वो इमेज के जैसा काम करेगा। अगर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को हम शीशा के जैसा मान लें, दर्पण मिरर के जैसा मान लें, तो ये पॉइंट का जस्ट यहाँ इमेज हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट का कंजुगेट है, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि इस वाले पॉइंट का कंजुगेट ये है। तो दैट मीन्स अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है, जैसे कि z = 2 + 3 आयोटा, तो हम इसके कंजुगेट को मेनली इस तरीके से इंडिकेट करते हुए चलते हैं, वो है z बार, और यहाँ पर हम इसे लिखते हैं 2 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव प्लस में है तो ये नेगेटिव में होगा, अगर ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। अगर हम इसके जनरल केस लिख करके अगर आपको हम दिखाएं, तो जनरल केस में बस इतनी ही बात होगी कि अगर z = x प्लस का आयोटा y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसके कंजुगेट को यहाँ पर x माइनस का आयोटा y लिख सकते हैं। अगर यहीं पर माइनस होता तो फिर आप यहाँ पर प्लस यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम समस्याएं नहीं है। ठीक है जी, इतनी बातें हो गई हैं। तो आइए हम थोड़ी सी और इसमें विस्तारिता लाने की कोशिश करेंगे और कंजुगेट की प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमने कंजुगेट को सीखा तो अब हम कंजुगेट की प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि कंजुगेट किस किस तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब देखो, प्रॉपर्टी से मेरा क्या मानना है कि अगर आपके पास कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ रहा है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक आइडियाज होती हैं जो हम या तो डायरेक्टली हम उसका यूज कर ले, या हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ स्पेसिफिक बातें, क्वालिटीज जो होती हैं उसका हम यूज कर सकें। ऐसे में हमारा पहला जो प्रॉपर्टीज कंजुगेट के अंदर देखने को मिलती है वो हमारे पास ये है कि हम सिंपल साधारण कह सकते हैं कि अगर आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें और फिर आपने उस पर कंजुगेट लगा दिया, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो नंबर पर ऑलरेडी कंजुगेट लगा था और उन दोनों नंबर को आपने जोड़ दिया, तो इन दोनों केस में भी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का सिंपल सा आइडिया ये है कि पहले आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लो और फिर कंजुगेट लगाओ, या ऐसा ले लो कि पहले दोनों पे कंजुगेट लगाओ और फिर ऐड करेंगे, तब भी दोनों केस में वो क्या हो सकती हैं, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या इसी को दूसरे भाषा में भी हम समझ सकते हैं कि जब दोनों पे कंजुगेट लगा हो तो आप उसे अलग अलग भी सेपरेट कंजुगेट लगा सकते हो, इससे भी हमें आइडिया मिल सकती है। दूसरी, अगर आपके पास z1 माइनस का z2 है और यहाँ कंजुगेट लगा है तो आप इसे सेपरेटली z1 कंजुगेट माइनस का z2 कंजुगेट यूज कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास z1 इंटू में z2 है और यहाँ कंजुगेट लगा है तो आप मेनली तौर पर z1 कंजुगेट इंटू में z2 कंजुगेट यूज कर सकते हैं। चौथी बात अगर हम करें तो अगर आपके पास z1 अपॉन में z2 है और इन दोनों पर होल कंजुगेट लगा हुआ है, यहाँ ध्यान रहे कि z2 कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान तो अक्सर हम लोग देते ही कि नीचे वाला कभी जीरो ना हो। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि z1 कंजुगेट अलग से ऊपर निकाल सकते हो और z2 कंजुगेट नीचे अलग से निकाल करके डिवाइड करोगे, तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएंगी। तो इससे हमने एक बात सीखा कि आप प्लस के रिस्पेक्ट में, माइनस के रिस्पेक्ट में, इंटू के रिस्पेक्ट में या डिवाइड के रिस्पेक्ट में कंजुगेट को अगर आप चाहें तो सेपरेटली भी बांट सकते हैं। ये सिंपल सा साधारण चार प्रॉपर्टीज था जिसको हम लोगों ने देख लिया। आइए इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल से भी आपको सेटिस्फाई करवा के दिखा दें कि हाँ ऐसा कुछ होता ही है। एक एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे, ज़्यादा तो नहीं, तो इससे हमें पूरी आइडिया मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं z = 2 + का 3 आयोटा है, ठीक है, और एक हमारे पास z = 2 माइनस का, या ऐसा कर लो सिंपल ही ले लो, प्लस का आयोटा है। यहाँ पर z1 हो गया, ये z2 हो गया, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, z1 + z2 पहले ऐड किए, ऐड करने से 2 और 2 हमारे पास 4 हो गई और 3 आयोटा और 1 आयोटा ये 4 आयोटा हो गया।
कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशंस करने की भी एक क्वालिटीज ये है कि आप पहले रियल को रियल के साथ ऐड करते हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सिंपली ऐसा ही हमारा यहाँ सब्ट्रैक्शंस में भी होती है, इनटू में कुछ अलग रूल है और डिवीजन में अलग रूल है, तो वो भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। फिर भी अभी आप फिलहाल इसे देख लें तो 2 और 2 ऐड होकर 4, 3 आयोटा और 1 4 आयोटा बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे कंजुगेट ले लें, तो Z1 प्लस Z2 पर यहाँ कंजुगेट जब लेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 आयोटा हो। यहाँ पर हम बात करें कि अलग अलग कंजुगेट ले करके देखना चाहेंगे और फिर उसे ऐड करके देखेंगे कि क्या इतना आ रहा है। तो अगर हम Z1 की कंजुगेट की बात करें तो Z1 की कंजुगेट हमारे पास क्या आएंगे, तो सिंपली यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। इसकी कंजुगेट की बात करें Z2 की कंजुगेट की तो 2 माइनस का आयोटा हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें Z1 कंजुगेट प्लस में Z2 कंजुगेट को, तो यहाँ पर होगा क्या कि रियल रियल ऐड होंगी तो यहाँ से 4 हो जाएंगे, -3 आयोटा और माइनस आयोटा, दिस मीन्स -4 आयोटा बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो सिचुएशंस है, यानी अगर हम पहले ऐड करके फिर कंजुगेट ले रहे हैं या अलग अलग कंजुगेट लेके फिर ऐड कर रहे हैं, इन दोनों केस में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम है। तो दिस मीन्स हम इस तरीके से कंजुगेट की चीज़ों को सामने रख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस बेसिकली तौर पर क्या होती है, तो हम सिंपली तरीके से ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशंस बताने की कोशिश करता है फ्रॉम द ओरिजिन से। अब ये कैसे होती है, आइए हम इसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। आइए हम फटाफट इसे ड्रॉ करते हैं। देखो हमने 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की मार्किंग करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 प्लस का 4 आयोटा मार्किंग कर रहे हैं, दैट मीन ये 3,4 का पॉइंट है ना। तो इसके लिए हम रियल पार्ट के अंदर भी क्या करते थे, यहाँ से 3 डिस्टेंस ले लिए और यहाँ से 4 डिस्टेंस ले लिए। अब इससे हम यहाँ से ये निकाल लेते थे डूइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो 3 और 4 का यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाता है, 5 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने 3,4 का हमने फाइनली पोजीशंस पता कर लिया है और ये आ रही है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट पर है, ठीक है। सेम लाइक दिस यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। तो जस्ट इसके लिए भी हम यहाँ अलग से एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉडुलस। और ये बेसिकली करता क्या है कि जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस का आयोटा y टाइप का, तो इसके मॉडुलस को हम इस तरीके से z ऑफ मॉड लिखते हैं। और इसका बस सिंपल सा काम ये है कि ये जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करता है, इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करके ऐड करता है और फिर इसमें ले लेता है अंडर रूट। और इस तरीके से हम आराम से मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो z इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस का 4 आयोटा है। इन दिस केस अगर यहाँ पर मॉडुलस पे बात करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ 3 है 3 का यह स्क्वायर करेगा, 4 है 4 का स्क्वायर करेगा, ऐड किया और अंडर रूट ले लिए हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कुल मिला करके अंडर रूट 25। दिस मीन्स हमारे पास 5 यूनिट आने वाली है। तो इसका मतलब ये हमने समझा कि जस्ट मॉडुलस क्या करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशंस बताती है फ्रॉम द ओरिजिन्स। तो ये हम सिंपल से आइडिया लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बातें हो गई हैं। अब क्योंकि हमने मॉडुलस पर चर्चा कर लिया है तो इसकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी मॉडुलस की तो चर्चा हमने किया ही है और ये यूजफुल है क्योंकि आगे जा कर के हम बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बस बेसिक्स हैं जिसे हमें आइडिया लेनी पड़ती हैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में पहला ये है कि अगर मान लेते हैं हमने कहा कि आपने Z1 प्लस Z2 पहले ऐड किया फिर मॉडुलस निकाला, थोड़ा सा हम इसे करेक्ट करके लिखते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मान लेते हैं आपने Z1 किया प्लस में Z2 किया, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और फिर मॉडुलस निकाला, ठीक है। और इस बार आपने क्या किया कि दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाला और फिर आपने ऐड कर दिया।
तो इन दिस सिचुएशंस होगा क्या कि जो इस वाले टाइप में है, जो आपने पहले मॉडुलस निकाल के ऐड किया, वो या तो बड़ा होगा या इस वाले के साथ बराबर होगा। ये सिचुएशंस हमारी रहती हैं दूसरे प्रॉपर्टी पर, और वो है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर मान लेते हैं आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसका मॉडुलस निकाल दिया, या आपने पहले मॉडुलस निकाल लिया और फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो हो सकता है कि सब्ट्रैक्शंस में अगर ये बड़ा है ये छोटा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा तो आपके पास नेगेटिव भी आ सकता है। तो ऐसे में हम दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक अलग से मॉडुलस डालते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में होगा क्या कि Z1 माइनस Z2 जो आपने सब्ट्रैक्ट किया और मोड निकाला वो बड़ा या बराबर हो जाएगा। तीसरे केस की अगर हम बात करें कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास प्रोडक्ट है और आपने मॉडुलस निकाला तो ये इक्वालिटी के साथ खुलती है, यानी Z1 का मॉड और Z2 का मॉड बनेंगी, यानी अलग अलग मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करके मॉड। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो और फिर इसका आप मॉडुलस निकालते हो बेसिकली तौर पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप अलग अलग भी मॉडुलस निकाल के डिवाइड जब आप करते हो तो इन दिस केस ये दोनों इक्वल होती है। बस ध्यान रहे कि नीचे वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इतनी बात तो हमें पता होती है। तो इस तरीके से हमने मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आर्गुमेंट पर। मॉडुलस के बाद अब हम बात कर लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहले इस पर भी हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं और फिर हम इस पे विस्तारिता लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें आर्गुमेंट से एक ही बात का पता चलनी चाहिए कि आर्गुमेंट हमें देता क्या है। तो अगर कोई शॉर्टली अगर हमें कोई पूछे कि आर्गुमेंट से हमें क्या बेनिफिट है, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई आर्गुमेंट से आपको जो है वो डायरेक्शंस का पता चलती है। अब ये किसकी डायरेक्शंस, तो हम सिंपली क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए दो एक्सिस लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके सामने यहाँ पर दो एक्सिस हमने ड्रॉ किया, सपोज ये आपके पास एक एक्सिस हुआ और ये दूसरा एक एक्सिस हुआ, और आपने कहा कि भैया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2,3 के पोजीशंस पे है, यानी कि ये कुल मिलाकर के 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है। तो आपने कहा कि हमारे पास अगर ये ओरिजिन हुआ, ठीक है, अगर हमारे पास ये ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन से आपने इसकी पोजीशंस निकालने का आइडिया तो हमने आपको दे ही दिया है, वो है आप मॉडुलस के थ्रू निकाल लोगे बहुत आसानी से। लेकिन इस बार हम लोगों ने डायरेक्शंस पर चर्चा करने की कोशिश किया है, यानी कि इसकी पोजीशंस हम एंगल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। अब एंगल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे यानी कि हम थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, और ये जो हम थीटा निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको समझना है कि ये जो पॉइंट है वो 2,3 आयोटा वो कितने एंगल्स पर है एक्स एक्सिस से। जैसे अगर मान लेते हैं कि थीटा = 60 डिग्री पर अगर ये पॉइंट होता तो हम क्या कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्गुमेंट है वो 60 है, यानी वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री मूव करके, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करके वो अपना पोजीशंस ले सकता है, यानी प्राप्त कर सकता है। दैट सिंपल सी लॉजिक है। आर्गुमेंट का बस इतना मतलब है। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है और वो पॉइंट ऐसा हुआ कि यहाँ से यानी एक्स एक्सिस से वो 150 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं थीटा = 150 डिग्री जो है वो आर्गुमेंट हो जाएगा ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी लॉजिक है। तो हमने एक ही बात सीखा कि आर्गुमेंट क्या बताती है, डायरेक्शंस। किसके थ्रू डायरेक्शंस बताती है, तो एंगल के थ्रू बताती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थीटा निकालने का पर्पस है यही हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी शॉर्टली हम इसे कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है जी, इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। लेकिन एक बात है कि आर्गुमेंट जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती है, और वो क्या है कि देखो, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास दो एक्सिस है, ठीक है,
और सपोज कोई यहाँ पर जेड है जिसका हम लोगों को पोजीशंस पता करनी है कि वो कहाँ पर है, तो आर्गूमेंट के थ्रू वो क्या कर सकता है कि यहाँ से यहाँ जा करके वो पता कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी अगर वो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ घूम करके 60 डिग्री पर उसने अपने पोजीशंस पता कर लिए है, लेकिन यही चीज़ को कोई और भी है जो इस डायरेक्शंस में भी वो पता कर सकता है, तब भी यहीं पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ऐसे में हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम किसे मेन आर्गूमेंट माने। तो ऐसे में हम यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन करते हैं आर्गूमेंट के अंदर, और वो हमारे पास क्या होती है, तो हम यहाँ बात करते हैं एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट के ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो है हमारे पास जनरल आर्गूमेंट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट क्या है, आइए हम थोड़ी सी इसे विस्तार पूर्वक से समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल्स आर्गूमेंट को डिनोट करने के लिए हम इसे नॉर्मली कैपिटल लेटर ऑफ ARG एंड जेड लिखेंगे, और जनरल आर्गूमेंट को स्मॉल लेटर से हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है। तो हमें सबसे पहले पता करनी होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और फिर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मदद से ही जनरल आर्गूमेंट निकालते हैं, और ये बहुत आसान है। और वो हम क्या करते हैं, मेनली हम लोग 2n पाई लिखते हैं, और प्लस में जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आती है हम उसी को ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारा जनरल आर्गूमेंट निकल जाता है, ठीक है। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ के चलनी है। यानी हमें अगर आर्गूमेंट निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो हमारा काम हो जाएगा। जनरल आर्गूमेंट कोई पूछे तो बस उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल वाले में तो हमें जनरल आर्गूमेंट मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं और हम किसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम उसे कहेंगे जिसमें हमारा लेस एनर्जी कंजप्शन हो। अब ये क्या है, आइए हम इसमें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सिस है और यहाँ पर किसी का पोजीशंस है, ठीक है। अब अगर यहाँ से यहाँ अगर हमें पहुँचना है तो ये हमारे पास एक वे हो सकती है। दूसरा वे ये हो सकती है कि भाई हम यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करके जाएं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट उसे कहेंगे जिसमें लेस एनर्जी हमें लगे, कम हमारे पास ऊर्जा लगे, हमें कम ताकत लगानी पड़ी, कम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पड़ता है, जबकि ये हमारी लॉन्ग हो जाएंगी। तो जिसमें शॉर्ट होंगी वो हमारा कम एनर्जी लगेगा, ऐसे में हम उसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट मान के चलेंगे। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जनरली डिफाइंड होता है लेस एनर्जी कंजम्पशन पर, ठीक है। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मेनली तौर पर हम चारों एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारे x हो गया, ये हमारे पास x डैश हो गया, ये हमारे पास y हो गया, और ये हमारे पास y डैश हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं z इज इक्वल टू समथिंग, मतलब x प्लस आयोटा y को, तो यहाँ पर अगर हमें पहुँचना है तो हमें इस डायरेक्शंस में जाने से बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं, तो यहाँ कम एनर्जी हमारी खपत होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ हम दो डायरेक्शंस देख सकते हैं, एक डायरेक्शंस तो ये और एक डायरेक्शंस तो ये। तो यहाँ हमें कम एनर्जी इस डायरेक्शंस में लगेगी जबकि इसमें ज़्यादा लगेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को हाइड करके चलेंगे, ठीक है। तीसरे वाले केस में जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप एक रोटेट ऐसे घूम करके आते हो या आप ऐसे रोटेट करके आते हो तो आपको समझ में आएंगे कि इधर से मुड़ना हमारा ज़्यादा हम बेनिफिट होगा, क्योंकि इधर कम एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम इधर से आ सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम इसे इस डायरेक्शंस में आएंगे तो हमारा कम एनर्जी खपत होंगी। क्लियर है, इतनी ही बात है। तो हमने देखा कि बेसिकली तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें कम एनर्जी लग रहा है, सेकेंड में भी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हमारा वो कम एनर्जी लग रही है। जबकि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कम एनर्जी लग रही है, फोर्थ में जा रहे हैं तो हमारा वहाँ कम एनर्जी खपत हो रही है,
क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल जो रेवोल्यूशंस होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन कोई तो पूरा एक चक्कर लगा नहीं रहा है, सब लगभग लगभग 180 के आसपास के राउंड में ही है। अगर हम देखें इस लाइन पर पहुंचने के लिए, तो इस लाइन में अगर हम इधर से भी आएंगे तो भी ये 180 डिग्री, हम इधर से भी आएंगे तब भी 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम ऊपर से ले या नीचे से। तो हम लोग अपने कन्वेंशनल के लिए हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव वाला ही ले करके चलेंगे। तो ऐसे में हमारा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा, यानी कि ये जो थीटा होती है वो हमेशा हमारे पास पाई और पाई से छोटी, लेकिन माइनस पाई से हमारे पास बड़ी एंगल यहाँ बना करके चलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनती है, क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एंगल बनती है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होंगी, ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें आर्गूमेंट निकालनी है तो उसका शॉर्टेड फॉर्मूला ये है कि हम थीटा इज इक्वल टू इसे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के थ्रू निकाल सकते हैं, और प्लस में हम यहाँ पर पाई ऐड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थर्ड में आएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस का पाई करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नॉर्मली टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लेकर के चलेंगे, जिससे हमारा आर्गूमेंट निकलेंगे। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ समझ करके चल रहे हैं। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग आपके सामने एक एग्जांपल्स लेंगे और उससे फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आर्गूमेंट हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि आर्गूमेंट की क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं आप। तो मेनली इसके लिए हम एक छोटी सी कंक्लूजन्स यहाँ पर ले करके चलेंगे। बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, ये हमारा पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि दोनों क्वांटिटी प्लस होती है, यानी कि यहाँ भी x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, दैट सिंपल। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो x नेगेटिव हो जाता है और हमारा y जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में आएंगे तो दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाती है, इतनी बात तो आपको पता ही है। फोर्थ में आ जाएंगे तो x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी बातें होंगी कि किसके अकॉर्डिंग हम कैसे आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, तो बहुत आसान है कि इस वाले चीज़ों में हम लोगों ने क्या फार्मूला यूज किया है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पर क्या यूज किया है, तो हम लोगों ने यूज किया है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस का पाई, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एंड माइनस का पाई, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमने यूज किया है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पॉइंट लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्गूमेंट कैसे निकलती है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम एक पॉइंट लेके चलें, सपोज ये 1 प्लस का रूट 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा आर्गूमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, फिर तो जनरल पर तो हम ऑलरेडी बात कर ही लेंगे। देखो, अगर हमारे पास जेड इज इक्वल टू 1 प्लस का रूट 3 आयोटा है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आर्गूमेंट निकालने के लिए हम सिंपली टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का यूज करेंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड निकल करके आएंगी। इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास बनेंगे टेन इनवर्स। y की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास ये रूट 3 है। x की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास 1 है, और इस तरीके से हमारे पास ये टेन इनवर्स बना, और रूट 3 बाई 1 रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू 1060 डिग्री यानी पाई बाई 3 के बराबर होती है।
ऐसे में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास π/3 प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हमें निकल करके आ रही है। ऐसे में अब अगर क्योंकि हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो कुल मिला करके π/3 के बराबर है, ऐसे में अब हम जनरल आर्गूमेंट बहुत आसान से लिख सकते हैं कि जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू सिंपली प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या आप कह लो कि यहाँ पर हम 2n पाई प्लस का प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखते हैं। इसका मतलब हो गया कि 2n पाई प्लस का यहाँ पर हो गई π/3, और इस तरीके से हमारा जनरल आर्गूमेंट निकल गया। n की वैल्यू की बात करेंगे तो n की वैल्यू पूरी इंटीजर पे लाई करती है, यानी 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट दिया हो, सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट कहने का मतलब किस तरीके का, आइए उसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू आपके पास -1 प्लस √3 इंटू आयोटा दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको लगेंगी कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब इसे जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y/x, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम प्लस का पाई करते हुए चलेंगे। इन दिस केस यहाँ पर देखेंगे तो tan इनवर्स y की वैल्यू √3 है और x की वैल्यू -1 है एंड प्लस का पाई। इन दिस सिचुएशन हमारे पास tan इनवर्स अगर नेगेटिव होता है अंदर में तो बाहर निकाल सकते हैं, और ये बनेगा √3 प्लस का पाई। इन दिस सिचुएशन माइनस, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल करके लेके आए थे, और वो हमारे पास माइनस का π/3 बनेगा, प्लस का पाई हो गया। इन दिस सिचुएशन 3 1 जा 3, दिस मीन्स यहाँ से 2 π/3, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकल के आएंगी। जनरल आर्गूमेंट निकालनी है तो बस आपको जनरल आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए बस आपको 2n पाई लिखनी है और यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालनी है। इन दिस केस 2n पाई हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ रही है 2 π/3, और यहाँ से n की वैल्यू बिलोंग करेंगे जेड में, और इस तरीके से आपकी आंसर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी यहाँ पर चर्चा में ले सकते हैं। आइए हम उस पर भी 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे और इस टॉपिक को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर ले, हम दोनों एक्सिस के लिए फिर से यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम उस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर के अगर ठीक ठाक तरीके से इसको लिखें तो -1 माइनस का √3 आयोटा टाइप दिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करनी पड़ी तो हम क्या बात करेंगे कि हम लिखेंगे tan इनवर्स y/x एंड माइनस का यहाँ पर करेंगे पाई। दैट मीन्स सिंपल। इन दिस सिचुएशन यहाँ पर हो गई tan इनवर्स y की वैल्यू माइनस का √3 और यहाँ पर x की वैल्यू -1 एंड माइनस का पाई हमारे पास बन के आ रही हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास tan इनवर्स √3 और यहाँ से माइनस का पाई, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू अभी हमने निकाला था वो आया था π/3। ठीक है, माइनस का पाई हमने लिखा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो -2 π/3 आ जाएंगी, और इस तरीके से आप जनरल आर्गूमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 2n पाई और प्लस का यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएंगे। इन दिस केस यहाँ पर 2n पाई और यहाँ पर है -2 π/3, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर आप कोई पॉइंट लेके चले हुए, जैसे अगर जेड इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा है और 1 माइनस का √3 आयोटा, तो देख लो पहला पॉजिटिव है और सेकेंड नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रही है। इन दिस सिचुएशन प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालोगे तो बहुत आसान है, बस फार्मूला कौन सा लगेंगी, tan इनवर्स और यहाँ पर y/x, और यहाँ आप कह सकते हो कि tan इनवर्स y की वैल्यू माइनस का √3, x की वैल्यू 1, माइनस बाहर निकल गई क्योंकि tan माइनस को बाहर निकाल देती है। इन दिस सिचुएशन माइनस तो माइनस,
tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 यानी कि 60 डिग्री, और ये हमारी निकल के आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल आर्गूमेंट की वैल्यू की बात करेंगे तो हो जाएंगे 2n पाई प्लस का प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, दिस मीन्स यहाँ से 2n पाई माइनस का π/3, तो ऐसे हमें निकालनी होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल और जनरल आर्गूमेंट पर। एक बार फिर से सारांश आपको कर दें कि कोई भी आर्गूमेंट जो होती है वो बेसिकली तौर पर किसी भी पॉइंट z का पोजीशंस बताने की कोशिश करती है थ्रू द एंगल थीटा। तो इस चलते हम आर्गूमेंट ऑफ z को हम थीटा डिनोट करते हुए चलते हैं। इसमें दो बातें होती हैं, हम पहले निकालते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट फिर जनरल आर्गूमेंट, क्योंकि एंगल्स हमें अलग अलग डायरेक्शन से भी उस पोजीशंस तक ले जाती है। तो हम जो मेन होती है जिसमें कम एनर्जी खपत होती है उसे हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है वो हमें जनरल आर्गूमेंट है, और निकालने की टेक्निक आपके सामने है।